इस एपिसोड को शुरू करने से पहले TCS व्यूअर डिस्क्रेशन एडवाइस करता है, as the events in this case are extremely gore and horrifying, and the images following them are real and disturbing, and वो emotionally difficult भी हो सकती हैं. So please watch this episode responsibly. लंदन 31 अगस्त 1888 की सुबह के करीब 3:30 बज रहे थे. चार्ल्स क्रॉस नाम का एक कार ड्राइवर था जो स्पिटाफील्ड्स में अपने घर से पिकफोर्ड्स मीट मार्केट काम के लिए जा रहा था. जब वो व्हाइट चैपल के बक्स रो नाम की एक सुनसान, लंबी और बहुत ही अंधेरी गली से गुजर रहा था तो अचानक से उसकी नजर सड़क पर पड़ी एक फिगर पर गई. चार्ल्स उस फिगर की तरफ घूरता है, लेकिन अंधेरे में कुछ उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था. तो वो सड़क के दूसरी तरफ से चलकर थोड़ा पास आया तो उसे समझ में आया कि वो फिगर एक औरत का था. जब वो गौर से उसे देख रहा था तो पीछे से एक आदमी आता है जिसका नाम था रॉबर्ट पॉल. जब रॉबर्ट क्रॉस को आवाज देता है तो क्रॉस उसे कहता है कि यहाँ एक औरत गिरी पड़ी है. दोनों आदमी पास आते हैं तो उनको दिखता है कि उस औरत ने एक ब्राउन ड्रेस, ग्रे पेटीकोट और एक ब्लैक स्ट्रॉ बोने पहना हुआ था. उसकी आंखें खुली और बेजान थी. चार्ल्स क्रॉस ने उस औरत के सीने पर हाथ रखा तो वो अभी भी थोड़ा सा बीट कर रहा था. उन्हें लगा शायद वो शराब के नशे में बेहोश हो गई है या किसी ने उसके साथ मारपीट की है. अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. तो फिर उन्होंने सीधा रास्ते में एक पुलिस कांस्टेबल जिनका नाम जॉन नील था उसको खबर दी. जब कांस्टेबल नील अपनी लालटेन लेकर बक्स रो के उस सड़क के पास पहुंचे और उसने रोशनी उस औरत के फिगर पर डाली तो जॉन नील की रूह कांप उठी थी, क्योंकि वो औरत सिर्फ बेहोश नहीं थी, उसका गला लेफ्ट से राइट तक 2 गहरे कट से काटा गया था और वो कट्स इतने डीप थे चाकू सीधा रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गया था. उसका सर उसके धड़ से ऑलमोस्ट अलग हो चुका था. खून जमीन पर बह रहा था. जब पुलिस सार्जेंट वहां पहुंचा और उसने क्राइम सीन और डेड बॉडी को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया तो वहां खड़े हर पुलिस वाले के होश उड़ गए थे. किलर ने सिर्फ और सिर्फ उसका गला नहीं काटा था, उस औरत के एब्डोमेन के निचले हिस्से को एक गहरे घाव से काटकर पूरा अलग कर दिया था, जिसकी वजह से उसके इंटेस्टाइन्स बाहर आ गए थे और उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी 2 स्टैब वुंड्स थे. ये बॉडी 43 साल की मेरी एन निकोलस की थी, जिसके लोअर जॉ के 5 दांत गायब थे और जिसकी जेब में सिर्फ एक शीशा, कोम और एक सफेद रुमाल मिला. ये कोई आम मर्डर या रॉबरी नहीं था. ये एक ऐसे सीरियल ऑफेंडर की शुरुआत थी जिसका नाम पूरी दुनिया के इतिहास में लिखा जाने वाला था. ये शख्स था जैक द रिपर. वेलकम टू द क्राइम शो. अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स, लेट विक्टोरियन एरा में लंदन का ईस्ट एंड, खासकर व्हाइट चैपल और स्पिटाफील्ड्स का इलाका, इंसानों के रहने की जगह कम और एक जीता जागता नर्क ज़्यादा था. ये पूरे लंदन का सबसे बड़ा और बदनाम क्रिमिनल रूकरी था. 19th सेंचुरी के बीच में आयरिश इमिग्रेंट्स और 1882 के बाद ईस्टर्न यूरोप, खासकर रशिया से ज्यूइश रेफ्यूजीज यहाँ आकर बसने लगे थे. भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि व्हाइट चैपल की आबादी 80,000 के पार पहुंच गई थी. गरीबी और गंदगी इस हद तक भयंकर थी कि इस इलाके में पैदा होने वाले 55% बच्चे 5 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही बीमारी और भूख से मर जाते थे. यहाँ करीब 233 कॉमन लॉजिंग हाउसेस थे. हर रात करीब 8,500 बेघर, भूखे और गरीब लोग इन लॉजिंग हाउसेस में सोते थे. एक कॉफिन बेड, बक्से जैसा लकड़ी का सिंगल बिस्तर जिसमें इंसान एक मुर्दे यानी कि डेड बॉडी की तरह सोता था, उसके लिए 4 पेंस यानी आज के 2 यूरोज लगते थे.
और जो लोग 4 पेन्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनके लिए एक अजीब ही सिस्टम था। 2 पेन्स यानी आज के 1 यूरो देकर एक मोटी रस्सी के सहारे लटक कर वो लोग सोते थे, जो पूरे कमरे के इस पार से लेके उस पार तक बंधी होती थी। रात भर लोग उसी रस्सी पर झूलते हुए सोते और सुबह वॉचमैन रस्सी खोल देता, जिससे सब जमीन पर गिरकर जाग जाते थे। जिंदा रहने की इस रोजाना की जंग में औरतों के पास कोई रास्ता ही नहीं था। मजबूरन हजारों औरतें प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में उतर आई थीं। अक्टूबर 1888 में मेट्रोपॉलिटन पुलिस के फिगर्स के अनुसार व्हाइट चैपल में 62 ब्रॉथल्स थे और करीब 1200 औरतें एज अ प्रोस्टिट्यूट काम करती थीं। रिपर ने किसी अमीर घर की औरत को अपना शिकार नहीं बनाया। उसने इन प्रोस्टिट्यूट औरतों को चुना जो बेसहारा और गरीब थीं। अकॉर्डिंग टू लंदन पुलिस, जैक द रिपर ने 5 औरतों के मर्डर किए थे, जिन्हें द कैनिकल 5 कहा जाता है। मेरी एन निकोलस जैक के द कैनिकल 5 की पहली शिकार थी, लेकिन एक्सपर्ट्स जैसे कि FBI प्रोफाइलर डॉक्टर रॉबर्ट डी केपल मानते हैं कि जैक ने इससे पहले भी किए थे। 7 अगस्त 1888 की सुबह लगभग 4:45 बजे मेरी के मरने से कम 20 दिन पहले जॉर्ज यार्ड बिल्डिंग्स की पहली मंजिल की सीढ़ियों पर एक बॉडी मिलती है। ये 36 साल की मार्था तब्रम थी, एक प्रोस्टिट्यूट जो अल्कोहलिक थी। उसने लंबी जैकेट और ब्राउन पेटीकोट पहना था। जब बॉडी को देखा गया तो उसका गला नहीं कटा था, लेकिन उसकी बॉडी एक अजीब सी पोजीशन में सीधी पड़ी थी। उसके कपड़े ऊपर की तरफ खिंचे हुए थे ताकि उसकी लोअर बॉडी और लेग्स पूरी तरह खुले रहें। इसे क्रिमिनोलॉजी में पोजिंग यानी सेक्सुअल डिग्रेडेशन कहते हैं, जहां किलर औरत की डिग्निटी को कंप्लीटली खत्म कर देता है। मार्था की बॉडी में 39 टाइम्स स्टैक किया गया था। उसके गले में 9, छाती में 17 और बाकी लोअर बॉडी और प्राइवेट पार्ट्स में घाव थे। उसके लेफ्ट लंग में 5 जगह से, राइट लंग में 2 जगह से, हार्ट में 1 जगह से, लिवर में 5 जगह से और स्टमक में 6 जगह से पंचर था। ये एक नॉर्मल नहीं था, ये पिक्यूरिज्म था, एक ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारी जहां किलर इंटरकोर्स की जगह चाकू मारने, फ्लैश काटने और खून निकलता देखकर खुशी और महसूस करता है। पर अभी भी इस बात पर कोई कंफर्मेशन नहीं था कि मार्था भी रिपर की ही विक्टिम थी या नहीं। मेरी एन निकोलस के ठीक 8 दिन बाद रिपर ने फिर हमला किया। 8 सितंबर 1888 सुबह के लगभग 6 बजे 29 हैनबरी स्ट्रीट के बैकयार्ड के स्टेप्स के पास एक बॉडी मिलती है। ये 45 से 47 साल की एनी चैपमैन थी, एक मैलनरिश औरत जिसे ट्यूबरकुलोसिस था और इसके भी लोअर जॉ के 2 दांत गायब थे। क्राइम सीन इतना था कि इवन एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर्स स्टार्टेड टू वॉमिट। उसकी उंगलियों से ब्रास की अंगूठियां जोरों जबरदस्ती से निकाली गई थी। उसका गला फिर से पहले विक्टिम की तरह काटा गया था, लेकिन असली खौफ उसके एब्डोमेन के पास था। किलर ने उसका एब्डोमेन पूरी तरह खोल दिया था। किलर ने अगेन उसके इंटेस्टाइन्स निकालकर उसके राइट शोल्डर पर रख दिया था और पेट का फ्लैश काटकर लेफ्ट शोल्डर पर रख दिया था। सबसे बड़ी और शॉकिंग बात यह थी कि यूट्रस, जेनिटल और ब्लैडर का एक बड़ा हिस्सा उसकी बॉडी से गायब था। इस ने पूरे लंदन को खौफज़दा कर दिया था। ऊपर से ये केस उस दौर के 2 अलग अलग पुलिस फोर्सेस, मेट्रोपॉलिटन पुलिस और द सिटी ऑफ लंदन पुलिस के बीच बांटा गया था, जिससे दोनों डिपार्टमेंट्स में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हुआ। आज के पैरामीटर्स के हिसाब से ये केस भले ही इजीली सॉल्वेबल हो, लेकिन उस पुलिस के पास उस ज़माने में ना फिंगरप्रिंट एनालिसिस थे, ना DNA फिंगरप्रिंटिंग और ना ब्लड टाइपिंग। ऊपर से उस टाइम पर क्राइम सीन को प्रिजर्व करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, जिसके कारण पुलिस बॉडी को हटाकर वहां साफ सफाई करवा देती थी। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस को पता लगता है कि बॉडी की म्यूटिलेशंस इतने प्रिसिजन से काटी गई है कि मानो वो एक सर्जन हो या फिर एक बुचर। इसके बाद चीफ इंस्पेक्टर डोनाल्ड स्वॉनसन ने 76 बुचर्स और स्लॉटर हाउसेस पर रेड मरवाई। पिछले 6 महीने के सारे एम्प्लॉयज चेक किए गए पर सब बेगुनाह निकले।
ये केस इतना इंटेंस हो गया था कि क्वीन विक्टोरिया तक इस केस में इन्वॉल्व हो गई थी। उनका और कुछ ऑफिशियल्स का मानना था कि किलर किसी कैटल बोट, जो जानवरों को यूरोप से लंदन लाती है, पर काम करने वाला स्लॉटरर होगा, जो रात को डॉक पर उतरता था, हमला करता था और बोट में वापस चला जाता था। लेकिन इसके भी जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि जिस डेट्स पर वो बोट्स आती थीं और जिस डेट पर हो रहे थे वो आपस में मैच ही नहीं कर रहे थे। 30 सितंबर 1888 रात के 1 बजे डूटफील्ड्स यार्ड 40 बर्नर स्ट्रीट 45 साल की स्वीडिश औरत एलिजाबेथ स्ट्राइट की बॉडी मिलती है। उसका गला भी पहले तरह काटा गया था, एक बहुत शार्प कट जिसने लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी काट दी थी। लेकिन बॉडी पर उसके अलावा कोई और म्यूटिलेशन नहीं था। माना जाता है कि ठीक उसी वक्त एक आदमी अपनी गाड़ी लेकर यार्ड में एंटर हुआ था और उसकी आहट सुनकर जैक काम अधूरा छोड़कर अंधेरे में भाग गया था। पर जैक की फैंटेसी अभी भी अधूरी थी। एलिजाबेथ के मर्डर के सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स बाद रात के 1:45 बजे वहां से कुछ ही दूर मीटर स्क्वायर में दूसरी बॉडी मिली। ये थी 46 साल की कैथरीन एडोज। यहाँ रिपर ने अपना सारा अधूरा काम पूरा कर दिया। उसका भी वही हाल किया जो एनी का किया था। फ्लैश का एक टुकड़ा अलग करके बॉडी और लेफ्ट हाथ के बीच में रखा था और जैक इस बार लेफ्ट किडनी और यूट्रस निकालकर अपने साथ ले गया था। फेस की म्यूटिलेशन इस बार हद से पार थी। उसकी नाक काट दी गई थी, गालों पर वी शेप के घाव थे जिनका पॉइंट आंखों की तरफ था। आईलिड्स को आधा आधा इंच काट दिया गया था और बाएं कान का आधा हिस्सा काट लिया गया था। फिर लगभग 1 घंटे बाद 2:55 AM पर पुलिस को गुलस्टॉन स्ट्रीट, जो एक चौल थी, के दरवाजे के पास एक ब्लड स्टेन्ड कपड़े का टुकड़ा मिलता है। ये कैथरीन के एप्रन का ही टुकड़ा था जिससे किलर ने अपने हाथ और मर्डर वेपन यानी कि एक चाकू को पहुंचा था। ठीक उस कपड़े के ऊपर ब्लैक ईंट की दीवार पर चौक से एक मैसेज लिखा था, एंड आई कोट दैट मैसेज, दैट द ज्यूज आर द मेन दैट विल नॉट बी ब्लेम्ड फॉर नथिंग। गुलस्टॉन स्ट्रीट उस वक्त ज्यूइश लोगों का एरिया था। मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर चार्ल्स वॉरेन 5 बजे वहां पहुंचे। उन्हें डर था कि सुबह होने पर जब पब्लिक ये एंटी सेमेटिक ग्राफिटो देखेगी तो शहर में जूस के खिलाफ भयंकर रायट्स फूट पड़ेंगे। इस डर से वॉरेन ने क्राइम सीन फोटोग्राफर के आने से पहले ही उस सबसे बड़े सबूत को स्पॉन्ज से धोकर मिटा देने का ऑर्डर दे दिया। इसलिए आज तक नहीं पता कि वो मैसेज असली रिपर ने लिखा था या नहीं। इस केस में अब मीडिया और जनता का डर एक बीमारी की तरह फैल चुका था। लोग पैनिक में थे और स्कॉटलैंड यार्ड को सैकड़ों लेटर्स आने लगे। पुलिस को पता था कि इनमें से 100% भी फेक हो सकते हैं, लेकिन स्टिल वो एक एक लेटर को ध्यान से पढ़ रहे थे। अब इन सैकड़ों लेटर में से 2 लेटर्स ऐसे थे जिनको देखकर सच में लग रहा था कि यही जैक द रिपर है। पहला था द डियर बॉस लेटर, जो कि 27 सितंबर 1888 को सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी को दिया गया था। इस खत में लिखने वाले ने पुलिस को खुला चैलेंज किया और आखिर में पहली बार एक ऐसे नाम से साइन किया जिसने पूरी दुनिया में आग लगा दी थी, जैक द रिपर। खत में एक खौफनाक धमकी भी दी थी, एंड आई कोट, आई शैल क्लिप द लेडीज ईयर्स ऑफ एंड सेंड देम टू द पुलिस ऑफिसर्स। ठीक 3 दिन बाद जब कैथरीन एडोज, जो चौथी विक्टिम थी, का हुआ तो उसका राइट ईयर सच में कटा हुआ था। हालांकि बाद में पुलिस को पता चला कि ये खत किसी किलर ने नहीं बल्कि एक अखबार की सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए टॉम बुलिंग नाम के एक जर्नलिस्ट ने लिखा था, पर नाम तब तक अमर हो चुका था। दूसरा लेटर अक्टूबर 1888 को व्हाइट चैपल विजिलेंस कमेटी के हेड जॉर्ज लस्क को एक छोटे कार्डबोर्ड बॉक्स के साथ आता है, जिसने वहां बैठे सारे पुलिसमैन को शॉक कर दिया था। जब लस्क ने वो बॉक्स खोला तो उसमें एक आधी प्रिजर्व्ड किडनी रखी हुई थी और लेटर किसी ने खून से लिखा हुआ था और जिसकी हेडिंग थी फ्रॉम हेल। The author of this letter claimed to have fried and eaten the other half kidney. ये एक alleged statement था जो उस लेटर में लिखा था।
पुलिस सर्जेंट ने चेक करके कंफर्म किया कि ये किडनी किसी इंसान की है और लेफ्ट साइड की ही है, और कैथरीन एडोस की बॉडी से किलर लेफ्ट किडनी ही गायब करके गया था। 9 नवंबर 1888 की सुबह 11:15 बजे 13 मिलर्स कोर्ट, डॉर्सेट स्ट्रीट, एक 24 से 25 साल की मेरी जैन की कैली का छोटा सा बंद कमरा था। मेरी बाकी की विक्टिम से बहुत यंग थी। जब उसके लैंडलॉर्ड का असिस्टेंट किराया लेने गया और उसने टूटी हुई खिड़की से अंदर झांका तो उसने वहां जो देखा वो इंसानी दिमाग बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। मेरी कैली बेड पर पड़ी थी। वो पूरी तरह नेकेड थी। उसके सारे कपड़े साइड में चेयर पर तय करके रखे हुए थे। क्योंकि ये मर्डर एक बंद कमरे में हुआ था तो किलर के पास घंटों का वक्त था, पूरी रात का वक्त था। उसने कैली की पूरी बॉडी को काटकर सिर्फ हड्डियों का एक स्केलेटन तक छोड़ दिया था। उसका फेस इतनी बुरी तरह म्यूटिलेट किया गया था कि उसके फीचर्स पहचान पाना भी बहुत मुश्किल था। उसके नोज, चीक्स, आईब्रोज सब मिसिंग थे। गला हर बार की तरह रीढ़ की हड्डी तक काटा गया था। दोनों ब्रेस्ट काट कर सर के नीचे और दूसरा राइट पैर के पास पड़ा हुआ था। यूट्रस और किडनीज भी उसके सर के नीचे रखे हुए थे। लिवर पैरों के बीच था, स्प्लीन लेफ्ट साइड और इंटेस्टाइन राइट साइड में बिखरी थी। पेट और थाइस के फ्लैश को काटकर किलर ने बेड साइड टेबल पर एक मैकाब्रे आर्ट की तरह सजाकर रखा हुआ था। और इन सब के बीच एक और खौफनाक डिटेल थी कि क्राइम सीन से उसका हार्ट गायब था। यह जैक द रिपर का आखिरी और सबसे भयंकर कैनिकल मर्डर था। उसने अपनी फैंटेसी की आखिरी लिमिट क्रॉस कर ली थी और बना दिया था मास्टरपीस ऑफ हॉरर्स। इसके बाद ऐसे होना बंद हो गए। लगभग 100 साल गुजर चुके थे, लेकिन जैक कुछ सवाल छोड़ गया था। आखिर रिपर था कौन और वो ये सब क्यों कर रहा था? इसे समझने के लिए FBI ने 1980s में इसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें उसके क्राइम्स को 2 हिस्सों में बांटा गया, मोडस ऑपरेंडी और सिग्नेचर। पहला, मोडस ऑपरेंडी। उसने सिर्फ वाइट फीमेल को चुना जो आसानी से उसके साथ आने को तैयार थे। पहले केस में उसने आगे से हमला किया था जिससे खून उस पर उछला होगा, इसलिए उसने अपना तरीका बदला। बाकी औरतों को उसने पीछे से आकर गला दबाकर बेहोश किया, जमीन पर लिटाया और फिर लेफ्ट से राइट की तरफ गले को शार्प चाकू से काट दिया ताकि खून जमीन पर गिरे और उसके कपड़ों पर नहीं। अब दूसरा, सिग्नेचर। सिग्नेचर किसी भी किलर की वो अजीब हरकतें होती हैं जो उसके इमोशनल या फैंटेसीज को पूरा करती हैं। रिपर का सिग्नेचर 100% फिक्स्ड था। इनकैपेसिटेशन, यानी औरत पर अचानक ऐसा कंट्रोल कि वो चीख भी ना सके। पोजिंग, यानी बॉडीज को एक डिग्रेडिंग पोजीशन में रखना जिससे औरत की डिग्निटी खत्म हो जाए। म्यूटिलेशन एंड ऑर्गन हार्वेस्टिंग, जिसमें बॉडी को मौत के बाद काटना और ऑर्गन्स बाहर निकालकर साथ ले जाना। ओपन एंड डिस्प्लेड बॉडीज को छुपाने की कोई कोशिश नहीं करता था, सड़क के बीचों बीच छोड़ देना ताकि दुनिया उसकी दरिंदगी को देखे। ये दिखाता था कि वो खुद को पुलिस और कानून से ऊपर, यानी कि वो अपने आप को इनविंसिबल मानता था। 130 साल बाद भी ये केस अनसॉल्व्ड है। हालांकि पुलिस ने उस जमाने में 2000 लोगों के इंटरव्यू लिए थे, 300 पर गहन जांच की और 80 लोगों को हिरासत में भी लिया था, पर कोई भी पकड़ा नहीं गया। ये सब के बाद CID के हेड सर मेलविल की एक 1894 की सीक्रेट मेमोरेंडम के 3 सबसे बड़े सस्पेक्ट के नाम दिए थे। पहला था एरन कोस्मिंस्की। ये एक पॉलिश ज्यू था जिसे होमिसाइडल मेनिया माना गया था और वो औरतों से बेहद नफरत करता था, लेकिन फिर ये टाइम पर उसकी लोकेशन मैच नहीं हो रही थी, इसलिए उसे छोड़ दिया गया था। दूसरा था माइकल ऑस्ट्रॉग, एक रशियन डॉक्टर, लेकिन फिर ये क्लेम भी झुटला दिया गया क्योंकि जब ये हो रहे थे तब वो फ्रेंच पुलिस की कस्टडी में था। तीसरा था मोंटाग जॉन ड्रूड, जो एक बैरिस्टर और एक टीचर था, जिसकी बॉडी मेरी केले के कुछ हफ्तों बाद थेम्स नदी में तैरती हुई मिली थी। इस केस को क्लोजली फॉलो करने वाले ये बताते हैं कि यही असली जैक द रिपर था, क्योंकि इसकी डेथ के बाद ही ये रुक गए थे।
मार्च 2019 में जर्नल ऑफ फोरेंसिक साइंसेज में एक क्लेम किया गया कि उन्होंने कैथरीन एडोस के क्राइम सीन से मिली एक सिल्क शॉल पर लगे खून और सीमेन से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जिसे mtDNA भी कहते हैं, निकाला गया था और दावा किया कि ये सस्पेक्ट एरन कॉस्मेंसी के लिविंग डिसेंडेंट से मैच होता है। लेकिन डॉक्टर टूरी किंग जैसे टॉप जेनेटिस्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने समझाया कि mtDNA हमेशा मैटरनल यानी माँ की तरफ से इनहेरिट होता है। इसके लिए एक मर्द अपने सीमेन से mtDNA पास ही नहीं कर सकता। साथ ही वो 130 साल पुरानी शॉल हजारों लोगों के हाथों से गुजरकर बुरी तरह कंटामिनेटेड हो चुकी थी। जैक द रिपर दुनिया का पहला सीरियल किलर नहीं था, लेकिन वो दुनिया का पहला ग्लोबल सीरियल किलर जरूर था। उसने उस वक्त के नए सस्ते हाफ पेनी न्यूज़पेपर्स की मदद से एक पूरी दुनिया में मीडिया फ्रेंजी और हिस्टेरिया पैदा कर दिया था। रोजाना 1 मिलियन कॉपीज बिकती थी और पूरी दुनिया का ध्यान उस अकेले एक इंसान पर था और वो था जैक द रिपर। लेकिन इस खूनी खेल का एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। इस की दहशत ने लंदन के अमीर लोगों और ब्रिटिश गवर्नमेंट को आखिरकार मजबूर कर दिया कि वो व्हाइट चैपल की गरीबी, गंदगी और स्लम्स की तरफ देखें। पब्लिक के गुस्से की वजह से हाउसिंग ऑफ द वर्किंग क्लासेस एक्ट 1890 पास हुआ और अगले 20 सालों में वहां के सबसे बुरे स्लम्स को पूरी तरह डिमोलिश कर दिया गया और उनका रीडेवलपमेंट कराया गया। जैक द रिपर कभी नहीं पकड़ा गया। वो एक इंसान से बढ़कर एक खौफ बन गया था, एक ऐसा खौफ जो कभी मरा ही नहीं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू TCS द क्राइम शो। इस केस को देखकर आपको क्या लगता है कि कौन होगा असली जैक द रिपर? इन क्राइम्स के पीछे क्या रही होगी उसकी साइकोलॉजी? लेट अस नो इन द कमेंट्स। स्टे ट्यून्ड, स्टे क्यूरियस।